Hello guys, welcome back to the channel and this is the first video of 75 days NEET challenge and in this video we'll be studying out breathing and exchange of gases. बट आप लोग सोच रहे हो कि उसके लिए मैं गाड़ी के टायर के पास क्यों बैठा हूँ, क्योंकि जो हमारी पहली वीडियो होने वाली है, हमारा पहला जो निमोनिक होगा, इसमें हम लोग करेंगे जो लंग की कैपेसिटी होती है उसके बारे में। जो हमारा निमोनिक है वो है TIRE, जो टायर होता है। अब टायर की स्पेलिंग बहुत सारे लोग बोलेंगे TYRE होती है, बट अमेरिकन इंग्लिश में TIRE भी होती है। अब जब हम टी से देखेंगे, टी होता है टाइडल वॉल्यूम, आई होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आर होता है रेजिडुअल वॉल्यूम एंड ई होता है हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम देखेंगे, अगर हम TIRE में जाएंगे, टाइडल, इंस्पिरेटरी, रेजिडुअल एंड ERV, ये हमारा होता है अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8,000 एंड दिस इज नियरली 2500 to 3000। जो नीचे वाला होता है हमारा, वो होता है हमारे अप्रॉक्सीमेटली 1100 to 1200 और जो हमारा ERV हो गया वो थोड़ा सा कम होता है 1000 से 1100। तो अगर आप TIRE याद कर लेते हैं तो ये T सबसे ज़्यादा होगा टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद आपका IRV, फिर आपका रेजिडुअल वॉल्यूम और उसके बाद ERV। अब उसके बाद जब हमने टायर याद कर लिया TIRE, उसके बाद होता है दैट इज, IE लिखते हैं दैट इज के लिए, उससे होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है आपकी TV प्लस IRV, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है TV प्लस ERV, TV प्लस IRV एंड TV प्लस ERV। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल। उसके लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है वो अपनी NCERT ले आओ, बिकॉज बिना NCERT के आप अगर सुन भी लोगे इसको तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में इस पूरे पैराग्राफ में और नेक्स्ट पेज के जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो आपको मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो क्विकली ब्रिंग योर NCERT राइट नाउ, पोज द वीडियो एंड ब्रिंग योर NCERT इन 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट। सो नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर से स्टार्ट होता है, आफ्टर दैट नेजल फेरिंक्स, नेजल फेरिंक्स के बाद आता है ग्लोटिस, फिर ट्रैकिया आता है, फिर आता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर डक्ट्स। अब जो ये NGT है, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंक्स, ग्लोटिस एंड ट्रैकिया, ये आप कैसे याद रख सकते हो? बाय NGT। बाय NGT यू कैन रिमेंबर नेजल फेरिंक्स, ग्लोटिस एंड ट्रैकिया। आफ्टर दैट ब्रोंकाई आता है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स होता है। ब्रोंक्यूल्स तक ये आपका पूरा होता है कंडक्टिंग पार्ट। ब्रोंक्यूल्स तक, नेजल चैम्बर से लेके ब्रोंक्यूल्स तक ये पूरा आपका कौन सा होता है? कंडक्टिंग पार्ट। दिस इज कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट होता है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम नेजल चैम्बर टू ब्रोंक्यूल्स। और जो एल्वियोलर डक्ट्स होता है ये होता है आपका रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, नेजल चैम्बर से लेके ब्रोंक्यूल्स तक आपका कंडक्टिंग पार्ट एंड आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। अब लंग्स हमारे सिचुएटेड कहाँ पे होते हैं हम वो देखते हैं जल्दी से। लंग्स हमारा, अब देखो लंग्स जहाँ पे हमारे सिचुएटेड होते हैं वो एक एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। उसमें हमारा क्या क्या होता है? डोर्सली हमारे पास क्या होगा? डोर्सली होगा हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सली हमारे पास होगा वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सली हमारे पास होगा वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली हमारे पास होगा स्टर्नम। डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल, स्टर्नम। लेटरल हमारे पास होंगे रिब्स और लोअर साइड पे होगा हमारे पास डायफ्रम। और डायफ्रम की जो शेप होती है वो होती है डॉम शेप। डोर्सली, वेंट्रली, लेटरली और लोअर साइड। सिंपल है। वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है पीछे की तरफ है, डोर्सली है, उसके बाद आपको वेंट्रली, स्टर्नम, ये भी आपको पता है। डायफ्रम और रिब्स का क्या रोल होता है ये अभी हम देखेंगे। जब हम सांस अंदर बाहर लेते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन लेते हैं, उसमें क्या डायफ्रम और रिब्स का रोल होता है वो अभी हम जस्ट देखेंगे। नेक्स्ट थिंग दैट विल बी स्टडिंग अबाउट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। उसमें दो चीजें होती हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? जब हवा अंदर जा रही है, एक्सपिरेशन जब हवा बाहर जा रही है। सिंपल। नाउ इंस्पिरेशन कब होता है? दो चीजें होती हैं, पहली चीज डायफ्रम, सेकंड होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। वो कौन सी होती है? रिब्स और स्टर्नम।
जब ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, जब डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब रिब्स और ये लिफ्ट अप हो रहे हैं, और जब स्पेस इंक्रीज हो रही है, जो आपका थोरेकाइक चैम्बर है उसके अंदर जब स्पेस इंक्रीज हो रही है, तो क्या होता है, इंस्पिरेशन होती है, हवा अंदर जाती है। ये कब हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जब हो रहा है इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन कब हो रहा है, जब रिलैक्स हो रही है। जब डायफ्राम भी रिलैक्स हो रहा है, जब स्टर्नम भी रिलैक्स हो रहा है, जब क्या हो रहा है, आपका एक्सपिरेशन हो रहा है। दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, ये आपका एक पेज में दिया हुआ है। इसके बाद एक और सिंपल चीज, पर मिनट वी ब्रीथ अराउंड 12 to 16 टाइम्स, आप करके भी देख सकते हो, 12 से 16 टाइम्स हम पर मिनट ब्रीथ करते हैं। द थर्ड पॉइंट is how do we measure it? We measure it with the help of a spirometer. Three things. One, when we inspire, it is contraction. जब हम बाहर हवा करते हैं वो होता है relaxation. 12 to 16 times per minute. Third is we measure it by a spirometer. Now we will be studying about transport of gases. उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के बारे में बात करेंगे. Let's quickly look at it. उसमें आप लोगों को जल्दी से एनसीईआरटी में जो साइड में स्पेस है आप उसमें नोट डाउन कर लो इसको, पोज द वीडियो और टेक अ स्क्रीनशॉट. लेट्स लुक एट द बोर्ड. एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, बाकी चीजें आपकी कम होंगी, एंड दिस विल लीड टू एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा आपका. एंड अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा और ये सारी चीजें ज्यादा होंगी आपकी, तो आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो आपका डिसोसिएट हो जाएगा. अब आपकी जो नेक्स्ट चीज है, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू हैवंट ऑलरेडी. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बेसिकली ट्रांसफर्ड. अगर आप देखोगे ऑक्सीजन 97% आरबीसीज के थ्रू होता है, 3% थ्रू प्लाज्मा. If you look at for carbon dioxide, it is nearly 7% as a dissolved state through plasma, 20 to 25% आपका as RBC, and 70% as bicarbonate. Quickly write it down. Take a screenshot and write it down. Now we will study about regulation in respiration. So उसमें हम दो तीन चीजें पढ़ते हैं. एक पैराग्राफ आपका दिया हुआ है पूरा. हमारे दो पार्ट्स होते हैं, पोन्स और मेडुला. उसके बारे में हम देखते हैं. मेडुला में देयर इज अ सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. पोन्स में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो हेल्प करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को. दो चीजें, मेडुला एंड पोन्स. तीसरी और चौथी चीज होती है कीमोसिंथेटिक एरिया एंड एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्क. ये क्या करते हैं, जब CO2 इंक्रीज हो जाता है या H आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो ये हेल्प करते हैं ताकि ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल हो पाए. नाउ वी विल लुक एट वेरियस डिसऑर्डर्स. देयर आर 3 डिसऑर्डर्स व्हिच आर गिवन एंड हाउ टू रिमेंबर देम. सबसे पहले आपका आता है हमारा अस्थमा, एम्फीसेमा, एंड देन आता है आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. अब जो अस्थमा है कैसे याद रखोगे, ABCDE. ए के नीचे आपका यहां पे आ रहा है ई. इस तरीके से याद रखो, ABCD, उसके बाद ई आता है. अस्थमा में क्या होता है, कैसे याद रखोगे, इसमें जो आपका डिसऑर्डर होता है यहाँ पे ब्रोंकियोल्स में प्रॉब्लम आती है. तो इस तरीके से याद रखो, ए के बाद बी आ रहा है, तो ए की जो चीज आ रही है वो बी में प्रॉब्लम हो रही है. उसके बाद आता है एम्फीसेमा. एम्फीसेमा में जो प्रॉब्लम होती है वो आती है आपकी, जो वर्ड आपका ए से स्टार्ट होता है. नाउ जब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऑक्यूपेशन वर्ड आ रहा है उसमें. फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऑक्यूपेशन है कि मैं एक स्टोन है उसको तोड़ रहा हूं या उसको ब्रेक कर रहा हूं, तो वो मेरा ऑक्यूपेशन है. जब वो एक स्टोन ब्रेक होता है तो उस वक्त जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. वो एक ऑक्यूपेशन है, इसलिए ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर.